तुम सोचते हो कि हीटर एक दिन के लिए खराब हो जाए तो बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन जरा सोचो असली ठंड क्या होती थी मिडीवल टाइम्स में, जब ना तो इंसुलेशन होता था, ना कोई सेंट्रल हीटिंग, और मौत हर मोड़ पर घात लगाकर बैठी होती थी। उस दौर की सर्दियाँ कोई हल्की फुल्की तकलीफ नहीं थी, बल्कि हर दिन जिंदा रहने की एक जंग होती थी, जिसमें हर साल हजारों लोग हार जाते थे, अपनी जान गंवा बैठते थे। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। सच बताऊं, बड़ा मजा आता है जानकर कि आप ये कहां से सुन रहे हो, तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ दो। खैर, अब चलो लौट चलते हैं मीडिवल यूरोप, लिटिल आइस एज के उस भयानक दौर में। और यकीन मानो, ये सफर कुछ हल्का नहीं होने वाला। तो पहले अपना कंबल ठीक कर लो, तकिया सेट कर लो, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां गरमाई बस एक सपना है। तो मुबारक हो, तुम अभी उठे हो एक छोटे से गांव में। नॉर्दर्न इंग्लैंड का गांव साल है। सुबह की रोशनी से पहले जो चीज सबसे पहले तुम्हें महसूस होती है वो है ठंड। ऐसी ठंड जो सिर्फ त्वचा को नहीं चुभती, हड्डियों तक जा पहुंचती है, घूमती रहती है अंदर, जैसे किसी ने तुम्हारे जिस्म के अंदर बर्फ डाल दी हो। कोई हीटर नहीं, कोई बिजली नहीं, ना कोई सुखद मुलायम कंबल, ना कोई आरामदायक मैट्रेस। जैसे तुम अभी अपने बिस्तर में पड़े ये सब सुन रहे हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं, ऊपर लकड़ी की काली पड़ी बीम दिखती है, सालों के धुएं से जली हुई, हवा में घुला है। धुएं का गंध, गीले पुआल की महक और जानवरों की मिट्टी भरी कच्ची खुशबू, क्योंकि तुम्हारा घर आधा उनके लिए भी है। तुम लेटे हो एक पुआल भरे गद्दे पर, जिसके नीचे एक सादा सा लकड़ी का ढांचा है, ऊपर ढेर सारे ऊनी कंबल, कुछ खुरदरे पर जो भी तुम्हारे परिवार ने इकट्ठे कर रखे हैं। ठंड पूरे घर में ऐसे भर आई है जैसे रात भर उसने दीवारें चूस कर अपना रास्ता बना लिया हो। तुम धीरे से करवट लेते हो और नीचे पुआल ऐसे चरमराता है जैसे वो भी ठिठुर गया हो। पास ही तुम्हारे छोटे भाई बहन या बूढ़े दादा दादी एक ही जगह दुबके हुए हैं, ताकि एक दूसरे की गर्माहट से कुछ राहत मिल सके। बाहर हवा पेड़ों के खाली टहनियों से सरसराती है, और झोपड़ी की छोटी सी खिड़की पर ओनायल लगे कागज या लकड़ी की शटर के पार बर्फ छोटे छोटे फूलों सी सजावट बना रही है। थॉमस फ्लेचर का परिवार आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज है 11 नवंबर, सेंट मार्टिन का दिन, यानी सर्दियों की असली शुरुआत। पिछले कुछ हफ्तों तक पूरा घर भाग दौड़ में लगा रहा। खाने का इंतजाम, लकड़ियाँ, अनाज, सूखी मछलियाँ। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। थॉमस अपनी खाट के किनारे बैठता है। पैर जमीन पर रखते ही ठंड उसकी हड्डियों में चुभती है। 43 साल की उम्र उस वक्त के हिसाब से बुढ़ापा समझो, और ठंड ने उसकी उंगलियों को सख्त बना दिया है। उसकी बीवी एम्मा उसके पास ही है, लेकिन अभी भी कंबल में लिपटी है, अपनी सबसे छोटी बेटी को कसकर थामे हुए। उनका बेटा विलियम 14 साल का है, मगर उस वक्त इतने साल का लड़का मर्द ही माना जाता है। वो धीरे धीरे पिछली रात की राख को कुरेदता है, तकड़ी लकड़ियां रखता है, सांस फूंकता है। थॉमस खिड़की के पास जाता है, छेद से बाहर झांकता है। आज भी पाला पड़ा लगता है। विलियम बोलता है, कल तालाब जमने लगा था। मिलर पीटर कह रहा था,
इस बार की सर्दी बहुत कड़ी पड़ देगी। थॉमस चुपचाप सिर हिलाता है। उसे याद है बीते कुछ साल कैसे गुजरे। हर ठंड पिछली से भी ज्यादा बेरहम थी। उसे नहीं पता, लेकिन वो जी रहा है उस भयानक दौर में जिसे आज के इतिहासकार कहते हैं द लिटिल आइस एज। एक ऐसा समय जब ठंड ने पूरे यूरोप की सांसें रोक ली थीं। खेती के दिन घट गए, पैदावार खराब रहने लगी और ठंड की मार इंसानी ताकत की सारी हदें लांघने लगी। कहने को तापमान बस 2 डिग्री नीचे गया था, मगर उस वक्त का किसान उस 2 डिग्री के फर्क से मर या जी सकता था। और ये शुरुआत थी एक ऐसे दौर की जिसने पूरे इंसानी इतिहास पर बर्फ सी परत चढ़ा दी। हर दिन की सबसे पहली जीत अगर कुछ होती थी तो वो थी आग जला लेना, जो अगर सफल हो जाए तो समझो दिन की शुरुआत हो गई। एम्मा अब अपने पति और बेटे के पास आकर बैठ गई थी। उसने अपनी कंधों पर शॉल कसकर लपेटी और धीरे से आग में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा और डाल दिया, पर इतना भी नहीं कि कीमती लकड़ियां जल्दी खत्म हो जाए। मार्गरेट, उसने आवाज दी, अपनी बड़ी बेटी को बुलाते हुए जो अभी तक रजाई में दुबकी हुई थी। चल उठ, नाश्ते में हाथ बटा। आज का दिन बहुत काम वाला था। भले ही मुख्य फसल की कटाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेंट मार्टिन का दिन यानी जानवरों को काटने का वक्त। वो जानवर जिन्हें सर्दी भर खाना मुमकिन नहीं था, अब वही मीट बनकर अगले कुछ महीनों के लिए बचाव का जरिया बनते। गांव इस कड़कती ठंड के बावजूद धीरे धीरे जाग रहा था। हर घर के चूल्हे से धुआं ऊपर उठने लगा था। थॉमस का घर हो या बाकी लोगों का, अधिकतर मकान एक ही कमरे के होते थे, जिनकी दीवारें पतली डंडियों को मिट्टी, भूसे और गोबर के मिश्रण से तैयार की जाती थीं। मत मानना, लेकिन ये दीवारें उम्मीद से कहीं बेहतर गर्मी बचा लेती थीं। ऊपर से मोटे घास की छत काफी हद तक ठंड को रोक ही लेती थी, लेकिन चिमनी न होने की वजह से अंदर का माहौल अक्सर धुएं से भर जाता। अब देखो, हम जैसे लोग होते हैं, कोई भी चीज खत्म हो जाए सीधे ग्रोसरी स्टोर भाग जाते हैं, पर मिडिवल दौर में लोगों के पास सिर्फ एक ही मौका होता था, सर्दी से पहले सब तैयार कर लेने का। अगर चूक गए तो अगली बहार शायद कभी देख ही ना पाओ। विलियम, लकड़ियों का ढेर अच्छे से ढक देना। थॉमस ने सुबह का सीधा सादा नाश्ता करते हुए बेटे को कहा, जो था काले सख्त ब्रेड और हल्का बियर। सर्दी में लकड़ी यानी जिंदगी। हर परिवार को ढेर सारी लकड़ियां जमा करनी होती थीं ताकि ठंड से बचा जा सके। ये काम बस सर्दियों में नहीं होता था, पूरा साल चलता था। बसंत से लेकर गर्मी और फिर पतझड़ तक गांव वाले जंगल से सूखी टहनियां, टूटे हुए डंठल सब बटोरते रहते थे। और हाँ, जिंदा पेड़ काटना सख्त मना था। अगर किसी ने काटा तो सीधे कानूनी सजा मिलती थी। कुछ घरों ने लकड़ियां ठीक से जमा नहीं की थीं। अब उनके सामने ये भयानक फैसला था, या तो ठंड में जमकर मर जाओ या कानून तोड़ो, हरे पेड़ों को काट कर जलाओ जो जलते भी नहीं ठीक से। थॉमस ने वो समय देखा था जब लोगों ने ठंड से तंग आकर अपने ही घर की लकड़ियों को तोड़कर जला दिया था। पिताजी, विलियम ने बाहर से आवाज दी। जॉन कूपर पूछ रहा है, आप आज सुअर कटाई में मदद करेंगे क्या? थॉमस ने सिर हिला दिया। मार्टिनमस यानी सेंट मार्टिन का पर्व सिर्फ तब समझ में आता था जब जानवरों को
काटा जाता था, क्योंकि चारे की कमी के कारण सिर्फ वे जानवर जिंदा छोड़े जाते थे जो काम आते हों या आगे प्रजनन में काम आए। पिछले कई हफ्तों से इस बड़े काम की तैयारी चल रही थी। जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर जमीन से खींचकर ठंडी परछाई वाली जगहों में रखी जा चुकी थीं। पत्ता गोभी हवा में जमने से पहले ही तोड़ ली गई थी। अनाज, जो उस समय की जिंदगी का सबसे आधारभूत भाग था, उसे सुखाकर कीड़ों से बचाने वाले बक्सों में रखा गया था। अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी काम बचा था, मीट की हिफाजत, जिस पर पूरी सर्दियों का गुजर बसर टिका था। थॉमस जहां जानवर काटने जा रहा था, वहीं एम्मा और उसकी बेटियां भी काम में जुट गईं। उनके छोटे से बाग से वो आखिरी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थीं, जैसे रोजमेरी, थाइम और सेज, जो खाना स्वादिष्ट ही नहीं बनाते थे, बल्कि लंबे वक्त तक उसे खराब होने से भी बचाते थे। सेब पहले ही तुड़वा लिए गए थे, और जो सबसे बढ़िया सेब थे, उन्हें पुआल में लपेटकर घर के सबसे ठंडे कोने में रख दिया गया था। मिडीवल दौर का खाना बचाकर रखना किसी कला से कम नहीं था। जब फ्रिज जैसी कोई चीज ना हो, तो खाने को सुरक्षित रखना खुद एक लड़ाई जैसा होता था। नमक उस समय का सबसे अनमोल खजाना था, क्योंकि वही मीट को बचा सकता था। एम्मा ने अपने हाथों से बुना हुआ एक ऊनी कपड़ा उनके बदले एक छोटा सा थैला नमक के लिए दे आया था। आधे मीट को नमक में डालेंगे, एम्मा ने मार्गरेट से कहा। बाकी स्मोक करेंगे, और हाँ, जड़ी बूटियां पूरी सूख जानी चाहिए, तभी उन्हें रखना। मीट को सुरक्षित रखने का सबसे पहला तरीका था साल्टिंग, यानी नमक लगाना। हर टुकड़े पर ध्यान से, बारीकी से मांस को इतना रगड़ा जाता था नमक से कि उसकी सारी नमी बाहर निकल जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी उतने ज्यादा बैक्टीरिया। और जब सारी नमी खिंच जाती, तो उस मीट को कई हफ्तों तक चलाया जा सकता था। एक बार नमक से सुरक्षित हो गया, तो जरूरी चीजों में बदल गया कि जब चाहे पकाओ, खाओ। पूरे सर्दियों उस पर गुजारा करने लायक दूसरा तरीका था स्मोकिंग, यानी मांस को घर की छत के पास लटका देना, और फिर लगातार जलती आग का धुआं धीरे धीरे उस मीट को पका देता था, बिना कभी सीधे पकाए, जब तक धुआं उसकी सुराखों में भर न जाए और समय उसको धीरे धीरे बदल न दे। हर टुकड़ा अंधेरे, धुएं और इंतजार से लिपटा हुआ। दोपहर तक पूरा गांव एक अलग ही गंध में डूब चुका था। खून, धुआं, जले हुए चर्बी की महक। हर घर में एक ही नजारा था। परिवार के लोग जानवर काट रहे थे, मीट को टुकड़ों में बांट रहे थे, और कुछ भी, सच में कुछ भी बेकार नहीं जा रहा था। खून से पुडिंग बनती थी, आंतें सॉसेज का खोल बनती थीं, चर्बी पकाने और दिया जलाने के काम आती थी। यहाँ तक कि हड्डियां भी सूप में डालने के लिए रख दी जाती। इसी दौर में असली कम्युनिटी की भावना सामने आती थी। परिवार एक दूसरे के लिए खड़े होते, मदद करते, औजार बांटते, कंधे से कंधा मिलाते। गांव की दो बूढ़ी बहनें, दोनों विधवा, उनके पास न तो युवा ताकत थी, न कोई बेटा। इसलिए गांव वालों ने अपने सुअर की कटाई में उनके वाले एक सुअर को भी जोड़ लिया, और बदले में वो दोनों बूढ़ी औरतें पूरी सर्दी गांव भर के लिए ऊन काटने का वादा करती थीं।
दिन अब सिमटने लगा था। नवंबर की शामें जल्दी होती थीं और रोशनी ऐसे गायब होती थी जैसे किसी ने उसे बुझा दिया हो। थॉमस घर लौट आया, हाथों में उसी दिन का ताजा मीट, कपड़ों पर धब्बे, हाथ ठंड और काम से सुर्ख। लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक राहत। काम ठीक हुआ, उसने एम्मा से धीमे से कहा, इतना धीमे कि बच्चे उसकी आवाज में छिपा डर न सुन ले। हर साल यही डर होता था ना, क्या हमारे पास काफी खाना है? कुछ साल ऐसे भी आए थे जब पूरा पूरा सर्दी इसी डर में निकल गया कि खाना रहेगा भी या नहीं। लेकिन इस बार फसल बस ठीक ठाक रही थी। अच्छी नहीं कह सकते, पर जीने लायक तो जरूर। उस शाम जब सूरज दोपहर में ही डूब गया, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, घर के बीच में जलते चूल्हे के पास। आज का खाना था ताजा मीट, वो हिस्सा जो खराब हो सकता था, इसलिए आज ही खा लेना था। आग की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी और विलियम धीरे धीरे लकड़ियां तोड़ते हुए सुबह की आग के लिए इंतजाम कर रहा था। पिताजी, छोटी बेटी एग्नेस की आवाज आए, अब तक का सबसे डरावना सर्दी वाला किस्सा सुनाओ ना। थॉमस ने एम्मा की ओर देखा। दोनों की आंखें मिलीं। वो समझ गए। एग्नेस की मासूम जिज्ञासा ने उनके भीतर कुछ बहुत पुराना जगा दिया था। उन्हें याद आया साल 1315, जब वो खुद बच्चे थे। बारिशें जल्दी आ गई थीं और देर तक टिकी रहीं। खेती पूरी बर्बाद हो गई थी और उसके बाद जो हुआ वो भूखमरी जिसने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया था। लोग कहते हैं हर चौथा इंसान उस बहार तक जिंदा नहीं बचा। नहीं, एम्मा ने बीच में बात काट दी। बच्चों को डरावना किस्सा मत सुनाओ। अच्छा सुनाओ, अपनी माँ वाला किस्सा सुनाओ। जब वो बच्ची थी, थॉमस ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए शुरू किया। साल था 1309, वो साल जब पूरा दरिया जम गया था। हफ्तों तक लोगों ने उसी जमी हुई नदी पर दुकानें लगा दी थीं। मांस पकाया जाता था, घोड़े दौड़ते थे एक किनारे से दूसरे तक, और लोग कहते थे वो था फ्रॉस्ट फेयर, सर्दियों का त्योहार। बर्फ के ऊपर उन बर्फीले महीनों में जब खेतों में कुछ नहीं होता, सड़कें वीरान पड़ जाती, ऐसे में जलती हुई आग के पास बैठकर कहानियां ही तो थीं जो जिंदगी देती थीं। और तब दरवाजे के किनारे से ठंडी हवा दरारों से अंदर घुसने लगी। बर्फ की पहली सच्ची बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी थीं। सर्दी अब सच में आ चुकी थी। अब आग को संभालो, थॉमस ने कहा, और लकड़ियां इस तरह रखीं कि चिंगारी सुबह तक जिंदा रहे, क्योंकि एक बार अगर बुझ गई तो फिर आग जलाना किसी जंग से कम नहीं होता। हर रात की तरह उस रात भी पूरा परिवार बिस्तर के लिए खुद को तैयार करने लगा। एग्नेस ने आग में गर्म किए गए पत्थरों को कपड़ों में लपेटकर बिस्तर के पैरों की तरफ रख दिया। फिर सबने अपने कपड़ों के ऊपर और भी कपड़े चढ़ा लिए, ताकि रात की ठंड से किसी तरह बचा जा सके। खिड़कियों की लकड़ी की शटरें दोबारा जांची गईं कि कहीं हवा अंदर न आ जाए। थॉमस आखिरी था जो लेटा। उसने एक बार चुपचाप अपने छोटे से घर पर नजर डाली। मांस ऊपर की लकड़ियों पर लटक रहा था। सब्जियां एक कोने में सही तरीके से रखी हुई थीं। लकड़ियों की ढेर कमरे की दीवार से लगभग छत तक लग चुकी थी। जितनी तैयारी हो सकती थी वो कर चुके थे। थॉमस एम्मा के पास लेट गया। खुरदुरे ऊनी कंबल और फर की चादर को
थोड़ी तक लपेट लिया और फिर बस लेटा रहा, बाहर की हवा की आवाज सुनता हुआ। सर्दी इस बार जल्दी आ गई थी और सर्दियों की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। बाहर बर्फ अब और तेजी से गिर रही थी। गांव का हर कोना सफेद चादर से ढंकता जा रहा था। मध्यकालीन सर्दियां दो चीजों की कहानी थी। एक तरफ कांपती ठंड, दूसरी तरफ जलते चूल्हों की गर्मियां, कभी एक दूसरे के साथ खड़े होने का साथ, तो कभी अकेले संघर्ष करने की मजबूरी। भूख और मौत के साए पर उन्हीं के बीच जिंदा रहने की बुद्धि, हिम्मत और विरासत भी। थॉमस फ्लेचर और उसका परिवार अब अगले कुछ महीनों में हर दिन, हर संसाधन और अपनी हर छोटी बड़ी ताकत का इम्तिहान देने वाला था। जैसे जैसे रात गहराती गई, आग भी धीरे धीरे बुझने लगी। गांव में एक एक घर में लोग एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे की गर्मी में घुलते जा रहे थे। उनकी सांसें तक नजर आ रही थीं। हर सांस धुआं बनकर कमरे में उभरती, भले ही आग जल रही हो। नींद धीरे धीरे सबको पकड़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि सुबह सर्दी क्या लाने वाली है, लेकिन एक बात तय थी, उन्होंने पूरे दिल से तैयारी की थी। पीढ़ियों से चली आ रही सिखाई गई जिंदा रहने की तरकीबों के भरोसे अब बस वही काफी थे। दुआ के साथ बर्फ रात भर गिरती रही। घर की दीवारों के पास ढेर लगने लगा। जब सुबह हुई तो बाहर की दुनिया ही बदल गई थी। सिर्फ सफेदी, हर तरफ बर्फ और पतझड़ सा सन्नाटा। थॉमस भोर से पहले उठ गया था, जैसा वो हर दिन करता था, और जैसे ही उसका चेहरा हवा से टकराया, ठंड ने उसका स्वागत कांटों की तरह किया। उस जमीन पर बिछे खुरदरे फर्श पर धीरे से कदम रखते हुए चला। बाकियों को उठाए बिना ऊनी मोजे पहन रखे थे, पर ठंड उन मोजों को चीरकर उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। वो धीरे से आग की तरफ गया और घुटनों के बल बैठते ही उसने दिन की सबसे जरूरी पूजा शुरू की। आग जलाना। सूखी घास उठाई, बड़ी नरमी से अंगारों पर रखी, फूंक मारता रहा जब तक वो जल न उठी। जब वो जल गई तो लकड़ियों की छोटी टहनियां डाली, फिर बड़ी। थोड़ी ही देर में लकड़ियों के बीच लौ नाचने लगी। अब जाकर उसने एक बड़ी लकड़ी रखी ध्यान से, ताकि वो सबसे ज्यादा गर्मी दे सके। ये घर भी उन्हीं हजारों घरों जैसा था जो ठंड को मात देने की पीढ़ियों पुरानी समझ से बने होते थे। छोटा सा घर 20 बाय 15 फीट, जिसमें पूरा परिवार समाता था, कभी कभी जानवर भी। इतना छोटा कि एक आग से गर्म हो जाए, पर इतना बड़ा भी कि सब अपने अपने कोनों में रह सकें। थोड़ी ही देर में एम्मा आंखें खोलती है। क्या अभी भी बर्फ गिर रही है? उसकी धीमी फुसफुसाहट गूंजती है कमरे में। थॉमस शटर की दरार से झांकता है। घुटने तक हो गई लगती है। दक्षिण वाली दीवार पर ढेर जम गया है। सुनकर एम्मा मुस्कुरा देती है, क्योंकि ये बर्फ ही उनका असली इंसुलेटर थी। बर्फ अगर दीवार से लग जाए तो घर की गर्मी बची रहती है। कुछ गांव वाले तो खुद जाकर दीवार के पास बर्फ जमा करते थे, ताकि दीवारों से गर्मी बाहर न निकले। उनका घर ये लकड़ी और गीली मिट्टी का बना था, टौरब और वाटल। लेकिन जैसे जैसे आग तेज हुई, कमरे में थोड़ी गर्मी भरने लगी। गर्मी अगर उसे कहा जा सके तो, क्योंकि जहां हम सर्दियों में 24 DG पर हीटर चलाते हैं, वहां उनके लिए 10 स्टार चार्ट से भी आराम होता था। थोड़ी ही देर में विलियम और मार्गरेट भी उठ गए और सीधा
अग्निकुंड के पास आ खड़े हुए। सब से छोटी एग्नेस अभी तक रजाई में सिकुड़ी हुई थी। छत देखनी होगी, थॉमस ने कहा। इतनी बर्फ भारी पड़ सकती है। थॉमस और विलियम अब छत की तरफ बढ़ने लगे। बर्फ अभी रुक नहीं रही थी, थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी, लेकिन हवा में अब भी सिहरन थी। कपाट के पास रखे लंबे ऊनी कपड़े थॉमस ने निकाले। विलियम, बाहर जाने से पहले अपने पैरों पर ये लपेट लेना, एम्मा ने कहा, जिस आवाज में सख्ती नहीं पर अप्रत्यक्ष आदेश था। वो ऊनी पट्टियां जिनसे एड़ियों से लेकर घुटनों तक पैरों को लपेटा जाता था, सिर्फ गर्म रखने के लिए नहीं बल्कि ठंड से लड़ने के लिए कवच जैसे होते थे। मध्यकालीन यूरोप की सर्दियों में कपड़े स्टाइल नहीं, जरूरतें तय करती थीं। मर्द ऊनी ट्यूनिक पहनते थे, घुटनों या जांघ तक की लंबाई की। अंदर लिनन था, ऊपर और मोटे कपड़े की एक लेयर, और पैरों में ढीले ढाले पतलून या ऊनी चड्डियां जिनके ऊपर लेग रैप्स। और महिलाएं लंबी भारी ऊनी गाउन, नीचे लिनन की परतें, और सर्दियों में 4-5 परतें जोड़ना जरूरी भी था। सिर पर बोनेट या कंबल नुमा हुड, क्योंकि शरीर की गर्मी सबसे पहले सिर से निकलती है। और उस समय हीटर तो होते नहीं थे। हाथों में ग्लव्स नहीं होते थे बल्कि मिट्टन होते थे। सारे उंगलियां एक दूसरे का साथ बांटती थीं। पैरों में चमड़े के पुराने जूते जो गर्मी नहीं देते थे, इसलिए भारी ऊनी मोजे जरूरी थे। और कभी कभी पुआल या फेल्ट की परतें जूतों के अंदर डाल दी जाती। गहराई वाली बर्फ में चलना हो तो लकड़ी के सख्त सोल वाले ओवरशू पहने जाते, जिसे पैटर्न कहा जाता था। शनाख्तनुमा सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय एम्मा ने एक और बार टोका, ध्यान से चढ़ना, तूफान अभी थमा नहीं। थॉमस और विलियम धीरे धीरे छत के किनारों पर जमा भारी बर्फ हटा रहे थे। उस झोंपड़ी की ढलवां घास की छत भले ही गर्मी को रोकती थी, लेकिन बर्फ ज्यादा देर पड़ी रह जाए तो छत गिर भी सकती थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सफेदी, धुआं उठता हुआ हर घर की छत पर से। दूर उस जगह से जहां मैनर हाउस था, जो आम गरीबों के घरों से अलग थोड़ा ऊंचे हिस्से पर बना होता था, वहां से नौकर पगडंडियां साफ कर रहे थे। पर समझो, उनके पास भले ही पत्थर का बड़ा मकान था, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें ठंड नहीं लगती थी। पत्थर गर्मी खींच लेता है, जिससे और ठंड लगती है। उनके पास जरूर थे कई फायरप्लेस, गिलास से ढकी खिड़कियां, दीवारों पर मोटी टेपेस्ट्री, कशीदाकारी वाले भारी पर्दे, बेहतर फर और नौकर जो पूरे दिन आग जलाए रखें। लेकिन फिर भी सर्दी काटने में हिम्मत तो उन्हें भी चाहिए ही थी। ज्यादातर कमरों में रात की नमी से पानी जम जाता और बर्तन के अंदर बर्फ की परत दिखती। थॉमस का घर छोटा था, साधारण था, पर इस ठंड से जूझने के लिए ठीक ठाक तैयार किया गया था। बनावट इस तरह की गई थी कि घर की टिकाटिकी वाली लंबाई ठंडी हवा की सीधी दिशा में न पड़े, और दरवाजा उस ओर खुलता जहां हवा की मार कम हो। कमरे के बीच में बना चूल्हा सब तरफ कम से कम गर्मी पहुंचा सके। दोपहर होते होते आज का सारा जरूरी काम निपट चुका था। छत साफ, बाहर से लकड़ियों की भराई फिर से हो चुकी थी, और नाश्ता खत्म। अब असली चुनौती शुरू होती थी। गर्मी बनाए रखना, लेकिन लकड़ियां ज्यादा खर्च न कर देना। एग्नेस अपने सूत काटने की चरखा उठाकर आग के पास ले आ।
एम्मा ने प्यार से कहा, मार्गरेट, हम सुबह से ही बुनाई शुरू करते हैं। सर्दियों में औरतों और बच्चों का ज्यादातर समय घर के अंदर ही बीतता था, जहां मर्द कभी कभी जानवरों की देखभाल या औजारों को ठीक करने बाहर जाते। औरतें कतई, बुनाई, सिलाई में जुटी रहतीं। कम रोशनी में काम करने लायक ये एकमात्र काम भी था, और आग के पास किया जा सकने वाला भी गाय को दुहना है। थॉमस ने विलियम को याद दिलाया, चूंकि बाकी जानवरों को काट दिया गया था, पर एक दूध देने वाली गाय अब भी उनके जीवन का हिस्सा थी। बहुत ज्यादा ठंड पड़ी तो उसे कमरे के अंदर भी लाया जा सकता था। जानवरों को यूं घर में रखना कोई इंसानियत का जेस्टो नहीं था, बल्कि असली समझदारी भरा सर्वाइवल तरीका था। गाय का शरीर इतना ताप छोड़ता था कि कमरा कुछ डिग्री तक गर्म हो जाता। मुर्गियों ने भी अपना जरा सा ताप घर में बांट दिया। बर्फ किसी काम तो आ रही है। विलियम बर्तन में ताजा दूध लेकर हंसते हुए आया। गाय वाला कोना आज जरा गर्म लग रहा है। थॉमस सिर हिलाता है। जहां से हवा अंदर आती है वहां पुआल भर दो। अगर सुराख मिले तो ठंडी हवा पूरे सर्दियों की सबसे खतरनाक दुश्मन थी। खिड़कियां तो कांच की होती ही नहीं थीं। कभी लकड़ी के पट लगाए जाते तो कभी तेल लगे पर्दे या जानवर की पतली खाल। फिर भी ठंडी हवा अंदर घुस ही जाती। ताकीद हर दिन करनी पड़ती थी। जैसे जैसे दोपहर होने लगी, एम्मा ने चूल्हे पर टंगे बर्तन में आज का खाना डालना शुरू कर दिया। सर्दियों का खाना सीधा, बचाव वाला, जो भी स्टोर किया गया था उन्हीं से। आज की पॉटेज में कुछ नमकीन सूअर का मांस, सूखी मटर, प्याज और शलजम था, जो घर के गड्ढे नुमा स्टोरेज पिट से निकाला गया था। ये स्टोरेज पिट भी बड़ी काम की चीज थी। एक गहरा गड्ढा जिसमें पुआल बिछा होता था, ठंडा रखता था पर जमाता नहीं। कुछ सब्जियां जैसे गोभी पिकलिंग करवाकर बचाई जाती थीं, या फिर खमीरीकरण से खाना पकता गया। घर में सौंधी सी खुशबू फैलती गई। थॉमस ने चूल्हे के पास बसे उजाले में बैठकर लकड़ी के खेत जोतने वाले औजार हैरो की मरम्मत शुरू कर दी। सर्दियों में जमीन बेशक सोई हो, पर औजारों को तैयार रखना पड़ता था बाहर के लिए। हवा फिर तेज हो रही है। मार्गरेट ने बुनाई रोकते हुए कान लगा दिए। झर-झर करती भयानक हवा की आवाज छत और दीवारों की दरारों से लड़ती। थॉमस ने आग की ओर देखा। लकड़ियां ज्यादा इस्तेमाल हो रही थीं आज, पर जब ठंड सांस रोक दे तो गर्मी बचाने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। हर साल कम से कम एक बूढ़े व्यक्ति की जान ठंड से चली ही जाती थी। आज रात बिस्तर आग के पास लगा लेंगे, थॉमस ने एक निर्णायक आवाज में कहा। सबका बिस्तर चूल्हे के चारों तरफ बिछा दिया जाएगा और हर कोई अपनी बारी पर लकड़ी डालता रहेगा। शाम होते होते खाना तैयार था। घर वालों ने लकड़ी के कटोरों में गर्म खाना लिया और चुपचाप लेकिन राहत से भरकर खाने लगे। भोजन ही सर्दियों में दिन का सबसे सुंदर पल होता था। हमें और फ्रॉस्ट फेयर की बातें सुनाओ ना पापा। एग्नेस मुंह में गर्म पॉटेज डालती हुई बोली। थॉमस हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि कहानियां सिर्फ समय काटने का जरिया नहीं थीं। वो थीं उस रेगिस्तान जैसी ठंडी जिंदगी में थोड़ी सी जादू, थोड़ी सी चिंगारी। कहते हैं साल 1309 की भीषण ठंड में नदी इतनी जम गई थी कि लोग उसके ऊपर ऐसे चलते थे जैसे कोई पक्की सड़क हो। बर्फ पर ही दुकानदारों ने स्टॉल लगा दिए थे। गर्म शराब, भुना हुआ मांस बेचते हुए वहां खेल होते थे। दौड़े, बाशे और करतब दिखाने वाले भी होते थे। लेकिन थॉमस एक बात नहीं बताता।
कि जब बर्फ इतनी कड़क हो जाती थी, तब तकलीफें भी उतनी ही गंभीर होती थीं। ऐसे फ्रॉस्ट फेयर के दौरान कई लोग ठंड, भूख या फिसल कर मर जाते थे। पर ये कहानियां सर्दी की वो कल्पनाएं थीं जो असलियत की कठोरता से ध्यान हटाती थीं। खाना खत्म होने के बाद परिवार फिर से अपने अपने काम में लग गया। सब आग के पास ही रहने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दिसंबर के दिनों में रोशनी बहुत जल्दी ढलती थी। सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं और दोपहर ढलते ही अंधेरा छा जाता है। काम करने का वक्त कम होता है और रात में ठंड का खतरा ज्यादा लंबा। हमें मिसेस थैचर का हाल भी देखना चाहिए। एम्मा ने बुनाई एक ओर रखते हुए कहा, कल जानवरों की कटाई के दौरान वो बुरी तरह खांस रही थी। इस मौसम में एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता था। सर्दियों में कम्युनिटी ही सबसे बड़ा सहारा बनती थी, खास तौर पर बुजुर्गों और अकेले रहने वालों के लिए, क्योंकि साधारण सी सर्दी जानलेवा हो सकती थी अगर आग जलाए रखने वाला ना हो। एम्मा ने एक और कपड़ा ओढ़ा और पड़ोसी के घर की ओर निकल पड़ी। थॉमस ने मीनवाइल घर को रात के लिए तैयार किया। जानवरों का चारा दरवाजे के पास खिसका दिया ताकि बार बार बाहर न जाना पड़े। पानी का बैरल देखा। अब उसमें कुएं का नहीं, जमी बर्फ पिघला कर रखा गया पानी था। गांव के कुएं तक जाना अब आसान नहीं रहा था। सब बर्फ से ढंका फिसलन भरा रास्ता हो चुका था। घर में मोमबत्तियां नहीं बची थीं, जो थीं बस वो खास मौकों या आपातकाल के लिए बचा कर रखी गई थीं। रात में रोशनी के लिए सिर्फ था एक ग्रामीण रश लाइट, एक पतली छड़ी जिसे जानवर की चर्बी में भिगोकर जलाया जाता था। उससे आज के हिसाब से बहुत हल्की रोशनी मिलती, पर उस वक्त उतनी भी बहुत थी। जैसे ही रात ने पूरी तरह अंधेरे को ओढ़ लिया, एम्मा वापस लौटी। अब वो कुछ ठीक लग रही है, उसने बताया। उसका पोता उसके पास रहने आ गया है। जब तक बर्फ पिघलेगी। शाम के समय सब लोग एक बार फिर आग के पास इकट्ठा हो गए। ये समय था बातें करने का, सीखने का और अपने रिश्तों को मजबूत करने का, क्योंकि वही रिश्ते उन्हें जिंदा रखते थे। थॉमस ने विलियम को एक औजार का नया हैंडल तराशना सिखाया। दोनों के सिर काम पर झुके हुए थे। एम्मा ने लड़कियों को जुराबों में लगाने वाला एक नया टांका सिखाया। आग की चटचटाहट, दीवारों पर नाचती परछाइयां, वो सब बहुत शांत था। बाहर हवा अब भी सनसनाती थी। बर्फ की नई परतें दीवार से टकरा रही थीं। पर अंदर फ्लेचर का छोटा सा घर एक गर्म, जिंदा उम्मीद से भरा कोना बन चुका था। ऐसा ही था मध्यकालीन सर्दियों का रूटीन, संभाल और जरूरत के बीच संतुलन, प्राकृतिक खतरे और इंसानी समझदारी के बीच संघर्ष। उनका यह छोटा सा घर भले किसी भी पैमाने पर बड़ा नहीं था, पर यही था उनके और उस कातिल ठंड के बीच की एकमात्र दीवार। उनके पूर्वजों ने जाने कितनी तकलीफों से सीखा था। कैसे घर बनाए जाए, कैसे इंसुलेट करें, कैसे आग की गर्मी को ज्यादा देर तक बचाकर रखा जाए। बर्फ और गिरती रही और दीवारों के साथ और मोटी होती गई, और उस साधारण से घर के भीतर फ्लेचर परिवार गहरी नींद में जा चुका था। उन्हें साथ गरम रख रही थी कंबलों की परतें, आग, एक दूसरे की गर्मी और पीढ़ियों की संचित समझ, जिसने उन्हें इतना सिखाया था कि ठंड कैसे झेली जाती है। अगली सुबह निकल तो आए,
लेकिन एक ऐसी ठंड लेकर जैसे सूरज भी डर गया हो। रात में बर्फ गिरना बंद हो गई थी, लेकिन जो पीछे छूटा था वो एक चमकता हुआ, चमचमाता मैदान था, जो हल्की धूप में जैसे कांच की चादर लग रहा था। थॉमस जागा तो देखा खिड़की की शटर के अंदर तक बर्फ की परतें बन चुकी थीं। ये साफ संकेत था कि रात कितनी कड़ी रही थी। उसने धीरे धीरे आग को फिर से जिंदा किया। पिछली रात के बचे अंगारों से फूंक मारी, सूखे भूसे डाले, लकड़ियां रखी। जैसे ही लौ उठी वो सोच में डूब गया, खाने का क्या होगा? इतनी भारी बर्फ पड़ी है, शिकार लगभग नामुमकिन है। अब पूरा जिम्मा उस खाने पर रहेगा जो उन्होंने संजो कर रखा था। उसने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अगर ये सर्दी और लंबी चली तो क्या हमारे स्टॉक बच पाएंगे? भोजन मध्यकालीन जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता था, खासकर सर्दियों में, जहां जिंदगी त्योहार या भूख के चक्र में चलती थी। सर्दी का मतलब ही होता था जिंदा रहने के लिए सबसे सख्त इम्तिहान। जो तरीके लोगों ने भोजन बचाने के लिए अपनाए थे वो जरूरत से शुरू हुए, लेकिन समझदारी से पीढ़ियों तक सुधरे। हमें एक बार फिर से देखकर गिनना चाहिए कितना खाना बचा है। थॉमस ने एम्मा से कहा, जो अब आग के पास आ बैठी थी। मौसम से कहीं ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। इस सीजन में इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। एम्मा ने उसकी चिंता समझ ली। नाश्ते के बाद मैं पिट चेक करती हूँ, उसने जवाब दिया। फैमिली का सर्दियों का खाना अलग अलग जगहों में बांट कर रखा गया था। हर चीज के लिए अलग किस्म का स्टोरेज सबसे जरूरी था। स्टोरेज पिट एक छोटा सा गड्ढा या तहखाना जो घर के अंदर या उससे लगे आंगन में जमीन के नीचे बना होता। भीतर पुआल बिछा होता ताकि अंदर की ठंड बर्फ में न बदले, बस ठंडी बनी रहे। नाश्ते में सबने जौ की खिचड़ी खाई। फिर एम्मा ने खुद को गर्म कपड़ों में लपेटा और घर के पीछे बने स्टोरेज पिट की तरफ निकल पड़ी। पिट का लकड़ी का ढक्कन अब बर्फ के नीचे दबा हुआ था। उसने बर्फ हटाए, ढक्कन उठाया। नीचे अंधेरा सा एक कमरा था जहां सावधानी से सब सहेजा गया था। उसमें रखे थे शलजम, पारस्निप, गाजर और चुकंदर, सब पुआल में लिपटे हुए ताकि ना सड़े और ना जमे। वहीं कुछ पत्ता गोभी भी रखी थीं, जिनकी बाहरी पत्तियां जानबूझकर नहीं हटाई गई थीं, ठंड से बचाने के लिए। एम्मा ने सब ध्यान से देखा। कुछ खराब सब्जियां अलग की। वापस आकर उसने बताया, शलजम और पारस्निप बिल्कुल सही हैं। मुझे लगता है फरवरी तक तो चल जाएंगे। गाजर इस बार थोड़ी कम हैं। थॉमस ने सिर हिलाया। असल में जड़ वाली सब्जियां ही सर्दियों का सहारा थीं। ज्यादा महीने तक चलने वाली, ज्यादा न्यूट्रिएशन वाली, बिना किसी खास ट्रीटमेंट के टिकाऊ। अनाज का क्या हिसाब है? थॉमस ने पूछा। 2 बोरे जौ के हैं, 1 राय का और आधा बोरा गेहूं। साथ में सूखी मटर और बीन्स भी हैं, एम्मा ने जवाब दिया। अनाज सबसे कीमती हिस्सा था सर्दियों का। बड़े बोरे या लकड़ी के डिब्बों में रखा जाता जहां चूहे न पहुंचे। फ्लेचर के पास भी एक ग्रेन चेस्ट था, मजबूत लकड़ी का बना, जमीन से ऊपर उठा हुआ बॉक्स, जिससे चूहे दूर रहे। उसमें बना था उनका अनाज का स्टॉक। बहुत सोच समझ कर बांटा गया। उन लोगों को कैलोरी जैसी चीज का ज्ञान तो न था, पर यह जरूर पता था कौन सा खाना पेट भरेगा, कौन ताकत देगा। खासकर अनाज से ही वो भारी काम और ठंड दोनों झेल सकते थे। एक व्यक्ति को रोज लगभग 2 पाउंड अनाज की जरूरत होती थी, लेकिन जब
ठंड से लोग कम काम करते तो इससे थोड़ा कम भी चल जाता। नमकीन मांस? थॉमस मन ही मन हिसाब लगाकर बोला। 4 हैम छत पर स्मोक हो रहे हैं, 1 पीपा बीफ का है जो नमक में रखा है, सॉसेज सूख रहे हैं, एम्मा ने बताया, और कुछ स्मोक्ड मछलियाँ भी हैं जो हमने ट्रेड की थीं। ठंड में जब ताज़ा सब्जियां मिलना बंद हो जाए तब मीट ही वो चीज़ बन जाती थी जो प्रोटीन और ताकत देती थी। मार्टिनमस पर जानवर काटने के बाद उन्हें बचाकर रखने की सारी तैयारी पहले ही शुरू कर दी जाती थी। कुछ टुकड़े नमक में भरकर पीपों में रखे जाते, कुछ छत पर लटकाकर धुएं से सुखाए जाते। धुआं उस मांस को न सिर्फ महक देता था बल्कि बैक्टीरिया से भी बचाता था। उसके लिए घर का ऊपरी कोना, जहां आग सीधे न पहुंचे, सबसे बढ़िया जगह होती थी। और हमारे पास 3 चक्कियां पनीर की भी हैं, मार्गरेट ने बताया, साथ में शहद का एक बर्तन और कुछ सूखे फल भी। दूध बचाकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन पनीर महीनों, यहाँ तक कि सालों तक भी टिक सकता था। गर्मियों और पतझड़ में जब गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी, उसी समय ये चक्कियाँ बनाई गई थीं, जो अब सर्दी में उनकी ताकत बन चुकी थी। थॉमस ने धीरे से सिर हिलाया। सामान्य सर्दी के लिए तो काफी सामान था, मगर डर असली तब होता है जब सर्दियों के आखिर के महीने आते हैं। हंगर गैप, भूख का समय, जब स्टोर किया खाना खत्म होने लगता है और नई फसल अभी तैयार नहीं होती। अनाज का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा